In this question, initially capacitors are uncharged. Now the switch is closed. Find the total charge flown through R during a long time interval if R has following values. R is equal to 0, R, 2R, 3R. तो एक RC टाइप का सर्किट यहाँ पे दिया हुआ है और इसमें V वोल्ट की बैटरी लगी हुई है और बहुत लंबे टाइम के बाद, बहुत लंबे टाइम बोलने का मतलब है कि कैपेसिटर्स जो हैं वो स्टेडी स्टेट में आ गए होंगे, चार्ज इन पे जो जितना भी आना होगा चार्ज आ गया होगा, तो सर्किट स्टेडी स्टेट में आ चुका होगा तब के लिए। तो स्टेडी स्टेट में अगर हम बात करें स्टेडी स्टेट की, तो स्टेडी स्टेट में हमें पता है कि कैपेसिटर्स के थ्रू कोई भी करंट फ्लो नहीं हो सकता है क्योंकि उनमें चार्जिंग बंद हो जाती है, चार्ज जहाँ तक आना होता है वहाँ तक आ चुका होता है। तो एक बार जस्ट मैं यहाँ पे ये देख लेता हूँ कि स्टेडी स्टेट में यहाँ पे कितना चार्ज आया होगा। ये स्विच यहाँ पे क्लोज हो चुका है। तो स्टेडी स्टेट के हिसाब से अगर मैं एक डायग्राम यहाँ बनाऊँ तो डायग्राम स्टेडी स्टेट में यहाँ पर ये जो कैपेसिटर्स हैं वो एक ओपन सर्किट की तरह बिहेव करते हैं। तो कैपेसिटर्स आर बिहेविंग लाइक ओपन सर्किट, कुछ इस तरीके का सर्किट है यहाँ पर स्टेडी स्टेट में ये। अब क्योंकि यहाँ पर ये ओपन हो गया, यहाँ पे ओपन हो गया, तो अगर कोई करंट फ्लो होता भी है सर्किट के अंदर तो करंट फ्लो नहीं हो पाएगा क्योंकि ना तो इधर से कोई पाथ मिलेगा ना कोई इधर से पाथ मिलेगा। तो किसी भी तरीके का करंट यहाँ पे आ ही नहीं पाएगा ना, क्योंकि इधर अगर आता है तो इधर इधर जा नहीं सकता वो, अगर इधर नहीं आ सकता तो इधर से भी कोई करंट नहीं आ सकता। तो इसका मतलब पूरे सर्किट के अंदर कहीं भी कोई करंट यहाँ पे नहीं होगा, किसी भी जगह कोई करंट की पॉसिबिलिटी स्टेडी स्टेट में यहाँ पे नहीं है बिल्कुल भी। कैपेसिटर्स पे कितना चार्ज आएगा अगर उसको देखना हो तो अगर मैं यहाँ का पोटेंशियल एक बार जीरो एज्यूम कर लूँ तो फिर यहाँ का पोटेंशियल हो जाएगा V, क्योंकि बीच में यहाँ बैटरी आ रही है यहाँ पर ये, और यहाँ पर भी हर जगह ये जीरो जीरो इस तरीके का ही रहेगा क्योंकि इन रेजिस्टेंसेज में किसी भी तरीके का कोई करंट है ही नहीं। अगर करंट नहीं है तो कोई पोटेंशियल ड्रॉप नहीं आएगा। तो यहाँ जीरो, यहाँ जीरो, यहाँ V, यहाँ V, तो दोनों कैपेसिटर्स पे जो पोटेंशियल डिफरेंस फाइनली बनेगा वो V के बराबर बनेगा, और जो चार्जेस बनेंगे वो इधर वाले कैपेसिटर पे प्लस माइनस इस तरीके से CV हो जाएगा, इधर वाले कैपेसिटर्स पे भी इस तरीके से प्लस माइनस CV हो जाएगा, यानी उधर वाली जो प्लेट है प्लस और इधर वाली जो प्लेट है वो माइनस, दोनों पे सेम चार्जेस यहाँ पर आएंगे। लेकिन अब हमसे ये पूछा गया है कि ये जो बीच में यहाँ पर ये वायर है जिसका रेजिस्टेंस R दिखाया गया है, इस वायर के थ्रू कितना चार्ज यहाँ पर फ्लो होने वाला है। तो चार्ज फ्लो निकालने के लिए, क्योंकि चार्ज डेफिनेटली यहाँ पर टाइम का फंक्शन होगा, अगर टाइम का फंक्शन है तो I को dt से मल्टीप्लाई करके इंटीग्रेट करके चार्ज निकालना पड़ेगा, यानी कि इस वायर में करंट एज अ फंक्शन ऑफ टाइम हमें निकालना पड़ सकता है और उसे इंटीग्रेट करना पड़ सकता है। तो अभी तो पहला जो थॉट हमारे माइंड में आएगा वो यही है कि करंट को टाइम के फंक्शन में निकाला जाए और उसको इंटीग्रेट करके फिर चार्ज निकाल लिया जाए। तो प्रोसीड करते हैं, प्रोसीड करने के बाद ही हमें थोड़ा आइडिया लग पाएगा कि इसमें अब क्या करना पड़ेगा एग्जैक्टली। तो मैं यहाँ पे KVL लगाने की तैयारी करता हूँ और उसके लिए मैं करंट्स अज्यूम कर लेता हूँ। तो जो मैं करंट्स यहाँ पे अज्यूम करता हूँ, सपोज़ यहाँ पे कुछ करंट लेट से I आता है, फिर वो I यहाँ पे डिवाइड हो जाता है, लेट से इसमें जो करंट जाता है वो है I1 और इसमें जो करंट चला जाता है सपोज़ वो है I2। तो इन दोनों में मैंने करंट I1 I2 अज्यूम कर लिए। और अलग अलग क्यों अज्यूम किए, क्योंकि इधर से सिचुएशन कुछ अलग मेरे को दिखाई दे रही है और इधर से सिचुएशन कुछ अलग दिखाई दे रही है, तो सिमेट्री नहीं है। अगर सिमेट्री होती तो फिर हम शायद इक्वेट कर पाते, लेकिन देयर इज़ नो सिमेट्री। यहाँ पे 2R यहाँ पे R है, तो मैंने अलग अलग करंट यहाँ पे अज्यूम कर लिया है। फिर उसके बाद में जो हमारा इंटरेस्ट वाला रेजिस्टेंस है, सपोज़ यहाँ से I1 आया और I1 में से इतना पार्ट इधर चला गया, I3 इधर चला गया, तो अगर I3 इधर चला गया है तो इधर जो प्रोसीड करेगा वो होगा I1 माइनस I3। और इसके बाद में फिर उसके बाद यहाँ I3 आ गया, उधर से I2 आ रहा है, तो जंक्शन लो अगर यहाँ पे लगाएं तो यहाँ पे हो जाएगा I2 प्लस I3। तो हर जगह मैंने यहाँ पे करंट्स लिख लिए हैं करंट अज्यूम करने के बाद में। अब अल्टीमेटली हमारा जो एम है वो है I3 ऑब्टेन करना टाइम के फंक्शन में, और उसके बाद में I3 dt। अगर हम ये कर पाएँ तो इससे चार्ज डेफिनेटली आ जाएगा। तो देखते हैं कि क्या I3 हमें टाइम के फंक्शन में निकालने की जरूरत पड़ेगी या नहीं पड़ेगी, तो वो प्रोसीड करते हैं इसमें। लेकिन हमें एक चीज़ ये पता है, इसका ध्यान रखेंगे, क्योंकि यहाँ पे I3 dt कैलकुलेट करना है, और अगर ये पॉसिबल हो पाया कि I3 इन टर्म्स ऑफ I1 I2 अगर आ जाता है किसी तरीके से, तो हमें ये एटलीस्ट पता है कि जो करंट I1 यहाँ पे आ रहा है इसके वजह से यहाँ पे टोटल मिला के कितना चार्ज एक्यूमुलेट हो रहा है CV के बराबर। तो इसकी वैल्यूज़ हमारे पास में है, I1 dt इज इक्वल टू CV। भले ही मेरे पास में I1 टाइम के फंक्शन में नहीं है, लेकिन एटलीस्ट ये इन्फॉर्मेशन तो है कि I1 dt इसको अगर आप इंटीग्रेट कर दो जीरो से लेकर इन्फिनिटी तो इट विल बी CV। इसी तरीके से जो I2 dt है जीरो से इन्फिनिटी, इसका भी इंटीग्रेशन यहाँ पे CV होगा, क्योंकि हमने देख रखा है कि चार्जेस CV के बराबर आ रहे हैं। तो एक पॉसिबिलिटी इस क्वेश्चन करने में ये बनती है कि अगर आप I3 को इन टर्म्स ऑफ I1 I2 के कॉम्बिनेशन में लेकर के आ पाओ तब भी बात बन सकती है यहाँ पे।
और वो कॉम्बिनेशन में लाने के लिए मेरे को कोई ना कोई इक्वेशन लिखनी पड़ेगी, कोई रिलेशन निकालने के लिए इक्वेशन चाहिए। और वो इक्वेशन कहाँ से लाई जा सकती है, तो मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि केवीएल की इक्वेशन यूज़ की जाए। और केवीएल की इक्वेशन अगर आप इसमें यूज़ करोगे तब तो I1 I2 आएंगे ही नहीं, अगर आप इस लूप में इक्वेशन यूज़ करोगे। तो इस लूप में इक्वेशन यूज़ करने से रेजिस्टेंस में जब आप लिखोगे इक्वेशन तो I2 I3 ये सब आने स्टार्ट हो जाएंगे इसके अंदर। तो मैं इसमें लूप लॉ यूज़ कर लेता हूँ, किरचॉफ वोल्टेज लॉ। तो किरचॉफ वोल्टेज लॉ का मैं यहाँ पर एक एक्सप्रेशन लिखने जा रहा हूँ, केवीएल किरचॉफ वोल्टेज लॉ। और इस लूप में क्लॉकवाइज चलते हुए मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ। तो मैं सपोज़ इस पॉइंट से स्टार्ट करता हूँ और इस पॉइंट से स्टार्ट करके मैं क्लॉकवाइज इस लूप में घूम जाता हूँ, ट्रैवर्स करता हूँ। तो जब मैं यहाँ से इधर जा रहा हूँ तो मैं करंट के अपोजिट जा रहा हूँ। तो करंट के अपोजिट जब जाते हैं, क्योंकि करंट के डायरेक्शन में क्या होता है प्लस और यहाँ पे माइनस, तो इधर जाने पोटेंशियल घटता है, पोटेंशियल डिक्रीज़ करता है, उधर जाएंगे तो पोटेंशियल बढ़ेगा। तो पॉजिटिव के साथ में I3 इंटू आर आ जाएगा। अब मैं एक काम यहाँ पर और भी करने जा रहा हूँ, क्योंकि जो ऑप्शंस यहाँ पे देख रहे हो उसमें आर के डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज़ है, तो मैं सबके लिए तो सॉल्व नहीं करूँगा। तो आर को मैं यहाँ पर कुछ ऐसा लिख देता हूँ, आर इज इक्वल टू सम लैम्डा टाइम्स आर। और उसमें फिर मेरे को ये करना होगा, बस लैम्डा की वैल्यू पुट करते जाऊँगा। जैसे लैम्डा की वैल्यू इसके लिए 0 हो जाएगी, लैम्डा की वैल्यू इसके लिए 1 हो जाएगी, लैम्डा की वैल्यू इसके लिए 2 हो जाएगी। तो मैं थोड़ा कन्वीनियंट फॉर्म में यहाँ पर आगे प्रोसीड कर रहा हूँ। तो I3 और मैं इसको लैम्डा इंटू आर बोल देता हूँ, ठीक है। और फिर जस्ट हमें लैम्डा यहाँ पे पुट करते रहना होगा डिफरेंट पार्ट्स के लिए। तो I3 इंटू लैम्डा इंटू आर। फिर इधर जाएंगे तो करंट के डायरेक्शन में चल रहे हैं तो माइनस आएगा यहाँ पर इसके वजह से। तो I1 माइनस I3 इंटू 2R। फिर यहाँ से यहाँ तक कुछ भी नहीं है। फिर उसके बाद में अगेन करंट के अपोजिट जाएंगे तो प्लस आ जाएगा। तो प्लस I2 प्लस I3 इंटू आर, दिस इज इक्वल टू 0। नेट पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू नेट सम ऑफ पोटेंशियल डिफरेंसेस इज इक्वल टू 0। अब इसके बाद बहुत आसान सा दिख रहा है यहाँ पे, ये आर आर ये सब कुछ कैंसिल हो जाएंगे और टर्म्स क्या क्या बचेंगे उनको मैं लिख देता हूँ। I3 लैम्डा माइनस 2I1 प्लस 2I3 प्लस I2 प्लस I3, दिस इज इक्वल टू 0। यहाँ से I3 के टर्म्स को आप सेपरेट कर लो। तो I3 यहाँ यहाँ आ रहा है तो 3I3 हो गया। तो I3 3 प्लस लैम्डा, और बाकी टर्म्स को मैं उधर ले जाता हूँ RHS में। तो 2I1 माइनस I2। तो जैसा हम चाहते थे I3 इन टर्म्स ऑफ I1 I2 आ जाए और लीनियरली आ जाए, तो ये मिल पा रहा है यहाँ पर इसमें। बस अब दोनों साइड इंटीग्रेशन का साइन लगा देते हैं। तो ये लैम्डा प्लस 3 ये तो ठीक है, तो कांस्टेंट ये तो बाहर आ जाएगा। और इंटीग्रेशन ऑफ I3 dt ट्वाइस इंटीग्रेशन I1 dt माइनस इंटीग्रेशन I2 dt। और इन इंटीग्रेशंस के वैल्यूज़ ऑलरेडी हमारे पास में है। तो दिस विल बिकम CV, दिस इज ऑल्सो CV, दिस विल बिकम CV। तो I3 dt जो कि चार्ज फ्लो हमको यहाँ पर चाहिए था Q थ्रू R, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी CV डिवाइडेड बाय लैम्डा प्लस 3। अब हमारे लिए कन्वीनियंट रहेगा कि बस जो भी पूछा गया है, जो भी आर की वैल्यूज हमें दी गई हैं, उससे कॉरस्पॉन्डिंग लैम्डा जस्ट पुट करते चले जाएंगे। जैसे मैं इनके आंसर्स अगर लिखूँ यहाँ पे, सॉरी, तो इसका अगर मैं आंसर्स लिखूँ तो आंसर्स यहाँ पे ऑर्डर के साथ में फर्स्ट का आंसर हो जाएगा लैम्डा 0 रख देंगे तो CV/3 हो जाएगा। सेकेंड का आंसर हो जाएगा CV/4, 1 रख देंगे लैम्डा को। फिर लैम्डा को 2 रख देंगे तो CV/5, लैम्डा को 3 रख देंगे तो CV/6। तो दिस आर दी आंसर्स।